नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। पीएफआई पर बैन के बाद हाई अलर्ट पर है एमपी की पुलिस। जी हां, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, श्योपुर पुलिस कप्तानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों में त्योहारी सीजन में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए। पीएफआई जैसे संदिग्ध संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बैन के बाद हमले की साजिश के इनपुट मिले हैं इंटेलिजेंस को। गरबा, दुर्गा पंडालों, मंदिर और बाजार निशाने पर हो सकते हैं, ऐसे इनपुट्स मिले हैं इंटेलिजेंस को। और इसके बाद पुलिस को अलर्ट पर कर दिया है प्रदेश में। पीएफआई को केंद्र सरकार ने 5 सालों के लिए बैन कर दिया। दिल्ली दंगे, पीएम मोदी की पटना रैली में धमाके के अलावा कई मामलों में संगठन से जुड़े लोगों की पहचान हुई थी। पिछले दिनों एनआईए ने देश के अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की थी पीएफआई के ठिकानों पर। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी लगा दी है। पीएफआई के अलावा 8 और संगठन और भी हैं जिनको बैन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत कार्रवाई की है। पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मसलन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रेहाब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑर्गेनाइजेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, केरल के रेहाब फाउंडेशन। वहीं पीएफआई पर बैन के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। देश भर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। एमपी में 21 पीएफआई सदस्यों को जेल भेज दिया गया। इन लोगों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। इंदौर में पीएफआई दफ्तर पर जवानों को तैनात किया गया है। वहीं उज्जैन में भी तोपखाना में संचालित होने वाले पीएफआई दफ्तर को सील कर दिया गया है। पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एसएएफ के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। पर एनआईए ने छापा मारा था। यहाँ की सीडीआर और यहाँ का जो हार्ड डिस्क है वो भी पुलिस एनआईए जब्त करके ले गई। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। 2 दिन के भीतर 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। अब संगठन पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। इंदौर सहित एमपी के कई शहरों में पीएफआई के ठिकानों पर की गई छापेमारी के बाद इंटेलिजेंस ने बड़ा खुलासा किया है। इंटेलिजेंस डीसीपी रजत सकलेचा ने बताया कि पीएफआई से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने के फिराक थे। इसके लिए विशेष समुदाय के युवाओं तक भड़काऊ मैसेजेस पहुंचाए जा रहे थे। शहर से गिरफ्तार पीएफआई से जुड़े संदिग्ध दानिश गौरी, तौसीफ शिपा और अब्दुल सैयद टेलर, यूसुफ मौलानी सहित 8 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों का पर्दे के पीछे से मदद करने वाले करीब 1 दर्जन संदिग्ध रडार पर। जैसा कि सबको विदित है, 22 तारीख को एनआईए के द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि जो स्टेट फंक्शनरी हैं पीएफआई के, उनके विरुद्ध उनके द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई है। तत्पश्चात कल स्थानीय स्तर के जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं और जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था अलग अलग जगहों पर, और लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था कि पीएफआई अच्छा काम कर रही है और सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करके गलत कर रही है। इसी के आधार पर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। तो ये 4 व्यक्ति हैं और कल रात्रि में पीएफआई के ऊपर बैन हुआ है, जिसका स्टेट नोटिफिकेशन भी अभी प्रक्रियारत है। जैसे ही वो हमें प्राप्त होता है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पीएफआई पर बैन के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता आरएसएस पर बैन की मांग उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी ने बैन की कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक से जोड़ा है।
पीएफआई पर 5 साल के बैन पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने तो ये माना है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि सबूत पुख्ता होने चाहिए। कोई सबूत होए कि वो आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, आतंकवादी उनमें शामिल है, तब वो पीएफआई हो या बीएफआई हो या सीएफआई हो। हाँ, आज आतंकवाद बहुत बड़े खतरे की बात है, तो इसका सबूत होना चाहिए, बनावटी सबूत नहीं। उधर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएफआई पर लगी पाबंदी को आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया। साथ ही कांग्रेस के सवालों पर भी प्रहार किया। आंतरिक सुरक्षा को खतरा था, इसलिए ये आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक है, इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक लोग हैं, ये जाकिर नाइक के समर्थक लोग हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, और इसलिए इनको प्रमाण पत्र की न तो भाजपा को जरूरत है, न संघ परिवार को जरूरत है। संगठन की गतिविधियां संदिग्ध थीं। लगातार संगठन से जुड़े लोगों की पहचान भी की जा रही थी। ऐसे में देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों को सियासी चश्मे से देखना ठीक नहीं है। वहीं सीएम शिवराज ने राजगढ़ में महिला सुरक्षा को लेकर सख्त लहजे में चेतावनी दी। राजगढ़ के खुजनेर में सीएम ने शहीद मनीष विश्वकर्मा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। वहीं मॉर्निंग समीक्षा बैठक में श्योपुर जिले की समीक्षा की है। राजगढ़ में सीएम शिवराज का सख्त रुख नजर आया। खुजनेर में शहीद मनीष विश्वकर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में सीएम ने बहन बेटियों की सुरक्षा का संकल्प दोहराया। साथ ही गलत होने पर फांसी देने की बात कही। अगर बेटियों के लिए हमने पूजा की है, किसी बहन और बेटी की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा और बिटिया के साथ अगर कोई गलत करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे मध्य प्रदेश की धरती पर लटकाया जाएगा। ऐसे अपराधियों के घर भी हम तोड़ देते हैं ताकि पूरी तरह से टूटे, जनता को न्याय मिले, उस पर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज 3 कार्यक्रम ने तेजस्वी को दिया। वहीं राजगढ़ को सीएम ने कई सौगातें भी दी हैं। यहां राजगढ़ में चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास के साथ ही सीएम ने पीएम आवास योजना के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शिरकत भी की। एक शहीद के चरणों में मनीष विश्वकर्मा जी के श्रद्धासुमन अर्पित किए। दूसरे बात रचनात्मक काम जो धर्म और सेवा से संबंधित है। माँ बीजासन देवी भादमा माता जी के मंदिर का भूमि पूजन, लेकिन उसके साथ साथ अनेकों प्रकल्प शिक्षा के भी, स्वास्थ्य के भी और रोजगार के भी आकार लेंगे। और तीसरा ये मेडिकल कॉलेज की सौगात और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी थे उनके गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम से पहले सीएम ने श्योपुर जिले की समीक्षा की। राशन वितरण में गलत तथ्य होने पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की और मीटिंग में ही डीएसओ को सस्पेंड कर दिया। सीएम ने कहा कि गरीबों तक राशन पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं। उन्हें अचानक दिल्ली से बुलावा गया है। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बाद उनका नाम तेजी से सामने आया। इसके पहले कमलनाथ को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुलाया था। कमलनाथ ने बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी से कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 12 महीने बचे हैं, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उधर गोविंद सिंह का कहना था कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इस लिहाज से उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं वीरी शर्मा ने तंज बिगसा, उनका कहना था कि अगर परिवार नहीं तो परिवार का दरबारी अध्यक्ष बनेगा। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के और देश के राष्ट्रीय नेता हैं। उनका कांग्रेस पार्टी की सोनिया जी के आदेश से ही वो आगे कोई कार्रवाई करती है।
देखिए, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट करके रह गई, तो नेचुरली जब कोई संगठन नहीं होगा तो नेचुरली लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक परिवार में से ही सब कुछ बनता रहा। अब चूंकि देश के अंदर ये आवाज़ उठने लगी, कांग्रेस अस्तित्व खो रही है, क्योंकि परिवार तक सिमट के रह गई, तब उस परिवार को भी लगने लगा है। तो अब उस परिवार नहीं तो परिवार का कोई दरबार ही आएगा। 46 नगरीय निकायों के लिए मंगलवार को वोटिंग संपन्न हुई। यहां 72% वोटिंग हुई। बम्पर वोटिंग को कांग्रेस और बीजेपी अपने पक्ष में नतीजों से जोड़ रही है। देखिए, 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। यहां 72% मतदान का प्रतिशत रहा। 18 जिलों में 17 नगर पालिका और 29 नगर परिषद के लिए मंगलवार को वोटिंग हुई थी, जबकि चुनाव के नतीजे 30 सितंबर को आएंगे। बम्पर वोटिंग को लेकर कांग्रेस का कहना है कि जनता पिछले निकाय चुनावों में कांग्रेस की जीत से उत्साहित है और नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। जनता ने ठान लिया है कि इस जीत को, कांग्रेस की जीत को और भाजपा की हार को 2023 तक कायम रखना है, इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी और बढ़ेगा, क्योंकि भाजपा ने, कांग्रेस, जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा की मध्य प्रदेश से विदाई कराना है। उधर बीजेपी का कहना है कि पिछली बार भले मतदान का फीसदी कम रहा हो, लेकिन तब भी नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे थे, लिहाजा इस बार भी जनता बीजेपी के साथ है। पिछली बार भी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने कृपा करी और लगभग 87% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ, चाहे वो नगर पालिका और नगर पंचायत हो। नगर निगमों में भी यदि हम बात कर लें तो 3-4 स्थानों पर हमारे महापौर पद के प्रत्याशी अपेक्षित जन आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाए, पर पार्षदों की संख्या जबलपुर, मुरैना और छिंदवाड़ा को छोड़कर, 2 शहरों को, मुरैना छिंदवाड़ा को छोड़कर पूरी जगह कांग्रेस के पार्षदों की संख्या कम है, बीजेपी के पार्षदों की संख्या ज्यादा है। बीजेपी और कांग्रेस के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन वास्तव में जनता के मन में क्या है, ये 30 सितंबर को साफ हो जाएगा। खबर ग्वालियर से है, जहां पर नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े का मामला है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई 3 महीने में पेश करेगी जांच रिपोर्ट। अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। हाईकोर्ट में आज पेश हुए थे चिकित्सा शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, मेडिकल एजुकेशन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सचिव। 35 नर्सिंग कॉलेजों की गड़बड़ी के बाद पुलिस को रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश दिए थे। रीवा के खजुआ हायर सेकेंडरी विद्यालय के छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह एक शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो सोमवार का है, जब किसी बात को लेकर शिक्षक छात्र पर भड़क उठे और जमीन पर लिटाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। एक शिक्षक द्वारा एक बालक को मारपीट का वीडियो संज्ञान में आने के बाद तत्काल थाना को निर्देशित किया गया। उन लोगों ने संपर्क किया बालक के परिजनों से और संपर्क करने के पश्चात एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात अभी उसको ऐसी कोई गंभीर चोटें नहीं है। बच्चे के संपर्क में है हमारे थाने के स्टाफ, और जिन टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है वो भी वहीं आसपास रहने वाले हैं, उसी विद्यालय में पढ़ाते हैं। और इस संदर्भ में भी और हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि घटनाक्रम पूरा ऐसा क्यों घटित हुआ, क्या विषय ऐसा आया था। देवास की निमावर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक कार से 40 लाख कैश बरामद किए। कार में सवार लोगों के पास कैश से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले हैं। नोटों के बंडल इतने कि इसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। ये पूरे 40 लाख हैं। देवास पुलिस ने पूरी रकम को कार से बरामद किया है। कार हरदा से इंदौर जा रही थी। नेमावर पुलिस को कैश को लेकर मुखबिर से सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर रकम को जब्त किया। कार जो आ रही थी उसको जब हमने चेक किया तो झोले में कार में 43 लाख रुपए जब उसको गिरा गया तो नगद उसमें मिले। जब कार जो मालिक था रामचंद्र गुजर, उससे पूछा गया तो वो उस पैसे का सही स्रोत नहीं बता पाए, सही दस्तावेज नहीं दिखा पाए, तो उसको थाना प्रभारी ने 43 लाख रुपए को जब्त कर लिया है। और इनकम टैक्स विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन विंग को एक पत्र लिखा है जो जांच के लिए आ रहे हैं। जांच के बाद जो भी इनकम टैक्स विभाग आगे दिशा निर्देश देंगे उसके हिसाब से उसका डिस्पोजल किया जाए। कार में सवार लोग कैश से जुड़े दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखा पाए, लिहाजा पुलिस ने आगे की जांच के लिए आयकर विभाग को
लेटर लिखा है। वहीं ग्वालियर में डेंगू के बाद अब टोमेटो फीवर ने दस्तक दे दी है। जया रोग चिकित्सालय के पीडियाट्रिक विभाग की ओपीडी में आने वाले बच्चों में रोजाना करीब 6 बच्चे टोमेटो फीवर से पीड़ित मिल रहे हैं। टोमेटो फीवर में बच्चों के शरीर पर लाल टमाटर जैसे निशान उभर आते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस बुखार से घबराने की बजाय बच्चों के खान पान पर ध्यान रखें और बुखार आने पर फौरन डॉक्टर को दिखाएं। वहीं दतिया में बिजली सब स्टेशन में अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डांस से बाहर से बार बालाएं बुलाई गई थी और वीडियो में बार बालाओं के साथ बिजली कर्मचारी भी डांस करते हुए दिख रहे हैं। उधर वायरल वीडियो पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। वीडियो 1 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है।